तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और S2 एड में। देखिए, इस वाली सीरीज़ में जो है कॉन्स्टिट्यूशन हम कर रहे थे। ठीक है, थोड़ी सी देखिए हमारी तबीयत ख़राब है तो हो सकता है आवाज़ में चेंज थोड़ा सा मिल जाए, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए देखिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दीजिए। देखिए, एक ही सब्सक्राइबर शायद बाकी है, तो कोई भी एक सब्सक्राइब कर दो। चलो अब देखते हैं 109th प्रोविज़न जो है देख रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं इस सीरीज़ में और 108 आर्टिकल कर चुके हैं। तो जो लोग साथ में फॉलो कर रहे हैं और 108 के 108 आर्टिकल कर लिए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं किए वो जाके शुरू से देखिए, पूरा एक आपको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा इसका। वो प्लेलिस्ट आप फॉलो करके 108 आर्टिकल करके ये वाली वीडियो देखिए, या फिर ये वाली वीडियो कंटिन्यू करने के बाद बाकी के पीछे वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो हमको करना है इस वाली वीडियो में वह 109th आर्टिकल, और इसमें देखिए स्पेशल प्रोसीजर जो है मनी बिल के रेस्पेक्ट में वो हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है क्लॉज 1। तो क्लॉज 1 में क्या कह रहा है? अब मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मनी बिल जो है वो किसी भी हालात में जो है काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब समझ पा रहे होंगे, तो अच्छा है। देखिए, स्टेट के जो हाउसेज होते हैं, ठीक है, उनमें नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है। तो सेकंड क्लॉज कह रहा है, आफ्टर अ मनी बिल हैज बीन पास बाय द हाउस ऑफ पीपल इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर इट्स रिकमेंडेशन एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल within a period of 14 days from the date of its receipt of the bill return the bill of the house of the people with its recommendation, and the house of people may thereupon either accept or reject all or any of the recommendation of the council of states। तो देखिए वही कह रहा है कि जो मनी बिल है एक बार जब हाउस ऑफ पीपल से पास हो जाएगा, मतलब जब एक बार लोकसभा से पास हो जाएगा, तो उसके बाद से वो काउंसिल ऑफ स्टेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब राज्यसभा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके रिकमेंडेशन के लिए। ठीक है, फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है एक जो है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो है 14 डेज का, ठीक है, इसके अंडर में जो है जब भी ये जो डेट जो है रिसीव होने की या फिर रिसिप्ट की जो डेट है उससे 14 दिन के अंदर में जो है वो बिल को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल को अपने रिकमेंडेशन के साथ। ठीक है, और उसके बाद से जो है हाउस ऑफ पीपल जो है या तो उसको उसके जो भी रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, या फिर कोई मतलब एक को ले सकता है या फिर सारे के सारे रिकमेंडेशन को भी देखिए रिजेक्ट कर सकता है। वही कह रहा है रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस, मतलब या तो सारे रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दे या फिर किसी एक को रिजेक्ट कर दे या फिर एक्सेप्ट कर ले रिकमेंडेशन को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है इसकी लिबर्टी जो है हाउस ऑफ पीपल के पास होती है, मतलब लोकसभा के पास होती है। अब थर्ड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द हाउस ऑफ पीपल एक्सेप्ट्स एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स the money bill shall be deemed to have been passed by both the houses with the amendments recommended by the council of states and accepted by the house of people। तो कह रहा है अगर ऐसा होता है कि जो हाउस ऑफ पीपल है, मतलब जो लोकसभा है, ठीक है, वो जो है रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करता है जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स द्वारा दिए गए। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 रिकमेंडेशन दिए गए तो 10 के 10 ही एक्सेप्ट कर ली जाए। कोई एक रिकमेंडेशन भी अगर जो वो एक्सेप्ट करता है तो इस केस में जो है मनी बिल को पास माना जाता है कि मनी बिल जो है दोनों हाउस द्वारा पास किया जा चुका है, जो भी अमेंडमेंट रिकमेंडेड थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स द्वारा उनके साथ। ठीक है, और इसको जो है हाउस ऑफ पीपल द्वारा जो है एक्सेप्टेड भी माना जाता है। ठीक है, अब फोर्थ क्लॉज देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्लॉज कह रहा है इफ द हाउस ऑफ पीपल डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द हाउस of the council of states, the money bill shall be deemed to have been passed by both the houses in a form in which it was passed by the house of people without any of the amendments recommended by the council of states। कह रहा है अगर ऐसा होता है कि हाउस ऑफ पीपल जो है, मतलब जो लोकसभा है, ठीक है, वो कोई भी रिकमेंडेशन जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो दिया था उस बिल पे उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस केस में जो है मनी बिल को देखिए पास तो माना जाता है, लेकिन इस केस में वही बस इतने का डिफरेंस रहेगा कि ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बिल तो पास हो जाएगा लेकिन किसी भी तरह की जो रिकमेंडेशन जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स द्वारा जो दी गई है उनको देखिए अमेंडमेंट की तरह नहीं लिया जा सकता है, मतलब वो अमेंड नहीं किए जाएंगे उसमें बिल में।
इस केस में भी एक चीज ध्यान देने वाली है कि बिल पास ही माना जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ क्लॉज देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ क्लॉज कह रहा है इफ अ मनी बिल पास बाय हाउस ऑफ पीपल एंड ट्रांसमिटेड to the council of state for its recommendation is not returned to the house of people within the set period of 14 days, it shall be deemed to have been passed by both the houses at the expiration of the said period in form in which it was passed by the house of people। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। तो इसमें कह रहा है अगर जो मनी बिल जो है हाउस ऑफ पीपल द्वारा ट्रांसमिट किया गया, मतलब लोकसभा द्वारा ट्रांसमिट किया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स को यानी राज्यसभा को, ठीक है, और रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जो 14 दिन का टाइम पीरियड होता था उस टाइम पीरियड में अगर जो हाउस ऑफ पीपल को जो है मतलब लोकसभा को राज्यसभा अगर जो वो बिल रिटर्न नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, अगर जो बिल रिटर्न नहीं करती और जो टर्म है 14 दिन का वो एक्सपायर कर जाता है, तो इस केस में जो है जो बिल है, ठीक है, उसको जो है पास माना जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, लिखा इट शैल बी डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। तो इस केस में दोनों हाउसेस द्वारा पास माना जाएगा जैसे ही टर्म एक्सपायर होगा, ठीक है, और ये उस फॉर्म में माना जाएगा जिस फॉर्म में जो है लोकसभा ने यानी हाउस ऑफ पीपल जो है उसको भेजा था। तो ले दे के बात यह है कि अगर जो 10 पॉइंट्स है बिल के और उसके साथ अगर जो राज्यसभा को भेजा गया है बिल और उसके बाद भी राज्यसभा का कोई जो है रिकमेंडेशन के साथ बिल रिटर्न नहीं होता है लोकसभा को और 14 दिन का टर्म एक्सपायर हो जाता है, तो वो उसी हालात में पास माना जाएगा उन 10 जो पॉइंट थे उनके साथ, ठीक है। ये सब जो है 109th आर्टिकल था। अब देखिए 110th आर्टिकल जो है मनी बिल्स के बारे में है कि मनी बिल्स क्या होती है। तो बेसिकली इसमें मनी बिल्स का जो आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो अब क्लॉज 1 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्लॉज 1 कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर द बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। तो कह रहा है देखिए इस चैप्टर के लिए, ठीक है, ये मान के चलेंगे कि जहां भी बिल होगा वो मनी बिल की बात करेगा, ठीक है, और जो भी प्रोविजन कंटेंट होंगे, ठीक है, तो ये जो है फॉलोइंग मैटर पे देखिए जो नीचे ये मैटर्स दिए गए हैं सब क्लॉजेस में इनको डील करेंगे सारे के सारे प्रोविजन। तो सबसे पहला जो सब क्लॉज है वो क्या कह रहा है द इम्पोजिशन एबोलिशन रेमिशन अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। तो मतलब इस बारे में बात हो कि टैक्स को इम्पोज किया जाए, ठीक है, या फिर एबॉलिश किया जाए या फिर उसको रेमिट किया जाए या रेमिशन हो उसका, ठीक है, फिर या फिर अल्टरेशन हो टैक्स लाइन्स में या फिर रेगुलेशन हो किसी भी तरह के टैक्स का। तो अगर जो इन सारे मैटर्स पे डील करता है तो वो जो बिल है वो मनी बिल है, ठीक है। फिर देखिए सब क्लॉज बी में क्या कह रहा है द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ विद रेस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अंडरटेकन और टू बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह की जो है बोरोइंग है अगर जो मनी की तो उसके रेगुलेशन के अराउंड अगर जो प्रोविजन है तो भी वो मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। या फिर जो है किसी भी तरह की गारंटी दी जा रही है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, तो ये भी मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। या फिर कोई ऐसा अमेंडमेंट है लॉ में, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है, ठीक है, वो लिया जाए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे तो भी जो है मनी बिल ही कंसिडर होगा। फिर सब क्लॉज सी देखिए क्या कह रहा है। सब क्लॉज सी कह रहा है द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कह रहा है देखिए किसी भी तरह की कस्टडी अगर जो देखने को मिलेगा हमको प्रोविजन में, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड हो या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, ठीक है, तो भी जो बिल है वो मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम एनी सच फंड, या किसी भी तरह की जो है मनी का पेमेंट हो, ठीक है, या फिर विड्रॉल हो मनी का इन फंड से, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो इस केस में जो है बिल को मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। फिर डी देखिए क्या कह रहा है। सब क्लॉज डी कह रहा है द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो किसी भी तरह की मनी का देखिए एप्रोप्रिएशन हमको देखने को मिलेगा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो भी बिल जो है मतलब इसके अराउंड अगर जो कोई प्रोविजन है, ठीक है, तो भी बिल जो है वो एक मनी बिल कंसिडर किया जाता है। फिर सब क्लॉज ई देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ
द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है देखिए, अगर जो ये डिक्लेयर किया गया जाए कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाए, ठीक है, मतलब किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर है और उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा पे किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में, या फिर कोई ऐसा फंड था जिसमें ऑलरेडी पेमेंट हो रही थी और उसके एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाए, उसके अमाउंट को इंक्रीज किया जाए, तो इस तरह का अगर जो कोई प्रोविजन हमको देखने को मिल जाएगा जो बिल में, तो वो बिल भी जो है मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। फिर सब क्लॉज एफ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन और ऑफ स्टेट। ये चीज ध्यान रखिएगा, कह रहा है द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, किसी भी तरह की रिसिप्ट देखिए हमको मनी की देखने को मिलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, ठीक है, या फिर जो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पे, या फिर जो कस्टडी देखने को मिले, या फिर इशू देखने को मिले इस तरह की मनी का, या फिर हमको जो है ऑडिट देखने को मिले यूनियन या फिर स्टेट के अकाउंट्स पे, ठीक है, तो इस तरह के अगर जो प्रोविजन, इसके ऊपर अगर जो हमको प्रोविजन देखने को मिल जाए किसी बिल में, तो उस बिल को जो है मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। देखिए आगे और लिखा हुआ है, तो ये जो सब क्लॉज जी है ये ध्यान रखिएगा और में है। अब कह रहा है एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए टू एफ, या फिर कोई भी ऐसा अगर मैटर देखने को मिले जिसमें देखे सब क्लॉज ए से एफ तक जो भी स्पेसिफाइड थे उनके अंडर मिले, ठीक है, तो वो जो बिल है वो मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए क्लॉज 2 क्या कह रहा है, तो क्लॉज 2 कह रहा है अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स for the imposition of fines or other pecuniary penalties or for the demand or the payment of fees for license or fees for services rendered or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or the body of the local purpose। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एक बिल जो है मनी बिल नहीं माना जाएगा सिर्फ इस रीजन के चलते, ठीक है, कि इसमें आपको फाइन का इम्पोजिशन देखने को मिल जाए, या फिर किसी भी तरह की पेक्यूनियर पेनल्टीज देखने को मिल जाए, ये ठीक है, या फिर किसी भी तरह का डिमांड या फिर पेमेंट ऑफ फीस देखने को मिले हमको किसी लाइसेंस के लिए, ठीक है, या फिर जो भी सर्विसेज दी गई हैं उनके लिए कोई फीस का पेमेंट देखने को मिले, या फिर किसी और रीजन के द्वारा हमको ये देखने को मिल जाए कि इम्पोजिशन देखने को मिल रहा है, एबोलिशन, रेमिशन और अल्टरेशन और रेगुलेशन देखने को मिलता है किसी भी तरह का टैक्स का लोकल अथॉरिटी द्वारा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है लोकल अथॉरिटी और द बॉडी फॉर द लोकल पर्पस, या फिर लोकल पर्पस के लिए जो बॉडी बनाई गई है उसके लिए। तो इस केस में जो है बिल जो है वो मनी बिल नहीं कंसिडर किया जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, ये वो केसेज है थोड़े से टेक्निकल हैं, ठीक है, पेपर में ऑप्शन में यही देगा और आपको लगेगा इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन लिखा हुआ है टैक्स का, इसलिए जो है मनी बिल कंसिडर किया जाए। ध्यान रखिएगा लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी ऐसी बॉडी है जो लोकल पर्पस के लिए जो बनी हुई है और वो इस तरह का काम करती है, तो जो बिल है वो मनी बिल नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, नहीं किया जाएगा कंसिडर, ठीक है। थर्ड क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल देयर ऑन शैल बी फाइनल। तो कह रहा है अगर जो इस तरह का कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि एक बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, तो जो स्पीकर है हाउस ऑफ पीपल के, मतलब लोकसभा के जो स्पीकर है उनका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। मतलब एक बार लोकसभा के स्पीकर ने ये कह दिया कि हाँ ये बिल मनी बिल कंसिडर किया जा रहा है और ये बिल मनी बिल है, तो इसके बाद ये बिल मनी बिल है, कोई भी इस पर सवाल नहीं उठा सकता है, या लीडिंग पार्टी और अपोजिशन हो कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर फोर्थ क्लॉज देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है देयर शैल बी इंडोर्स्ड ऑन वेरी every money bill when it is transmitted to the Council of State under Article 109 and when it is presented to the President for the assent under Article 111, the certificate of the Speaker of the House of People signed by him that it is a money bill। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमको कि अगर जो कोई भी बिल जो है वो मनी बिल के तरह अगर जो इंडोर्स किया जा रहा है और ट्रांसमिट किया जा रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट को,
जो जैसे कि हमने आर्टिकल 109 में पढ़ा था, ठीक है। और अगर जो प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया जा रहा है उनके एसेंट के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे 111 आर्टिकल में, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट होगा वो जो स्पीकर है हाउस ऑफ पीपल के, लोकसभा के जो वो स्पीकर हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है साइंड एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये बिल जो है वो मनी बिल है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट का जो एसेंट का तरीका है, ठीक है, या फिर जो भी बिल्स पे रिस्पॉन्ड करने का तरीका है वो मनी बिल के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, 111 आर्टिकल में। तो चलिए अभी ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और क्या पावर्स प्रेसिडेंट को मिलती है उसके रिकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं। देखिए, तो ये देखिए 111 आर्टिकल है, मतलब 111 आर्टिकल है, इसमें एसेंट टू बिल्स हमको पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन अ बिल हैज बीन पास बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर ईदर दैट ही एसेंट्स टू बिल और दैट ही विथहोल्ड्स एसेंट देयर फ्रॉम। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो कोई भी बिल हाउस ऑफ पार्लियामेंट द्वारा पास किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा हाउस ऑफ पीपल नहीं दिया है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट दिया है, मतलब बोथ हाउसेज द्वारा, स्टेट्स और पीपल दोनों द्वारा अगर जो पास किया जा रहा है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पास किया जा रहा है, और प्रेसिडेंट के पास अगर जो उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, तो प्रेसिडेंट को ये डिक्लेयर करना होता है कि उन्होंने जो है बिल को एसेंट दिया, मतलब मंजूरी दी है नहीं, या फिर विथहोल्ड कर लिया अपने एसेंट को, मतलब अपनी मंजूरी को जो है विथहोल्ड कर लिया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या प्रोवाइडेड हमको देखने को मिलता है, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में as soon as possible after the presentation to him the bill for assent return the bill if it is not a money bill to the house with a message requesting that they will reconsider the bill or any specified provision thereof and in particular will consider the desirability of introducing any such amendment as he may recommend in his message, and when a bill is so returned the house shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the house with or without amendment or presented to the president for assent the president shall not withhold the assent therefrom। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर जो कोई बिल प्रेसिडेंट के पास जो है उसको भेजा जा रहा है, ठीक है, और वो बिल जो है मनी बिल नहीं है, ध्यान रखिएगा उस केस में प्रेसिडेंट जो है बिल को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, उस किसको, तो वो हाउस को, जो भी हाउसेज हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के, उनको रिटर्न कर सकते हैं और अपना कंसिडरेशन दे सकते हैं, ठीक है, जो भी डिज़ायरेबिलिटी है बिल की कि ये चीज़ें आपको अमेंडमेंट्स में देखनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि ये ऐसे हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए बिल अगर जो रिटर्न होगा तो हाउस जो है वो कंसिडर कर सकता है बिल को उस हिसाब से, और अगर जो उसको लगता है कि हमको ये अमेंडमेंट करने चाहिए तो अमेंडमेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो उसके बाद जब बिल को दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, चाहे वो अमेंडमेंट किया गया हो जो प्रेसिडेंट द्वारा रिकमेंड किया गया है या फिर नहीं किया गया हो, ठीक है, तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट जो है एसेंट को विथहोल्ड नहीं कर सकता है, उसको एसेंट देना ही देना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक बारी प्रेसिडेंट अगर जो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज दिया है हाउसेस के पास, तो उसके बाद चाहे हाउसेस का कोई भी डिसीजन हो, अमेंडमेंट का हो या ना हो, प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो है जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ जो है मनी बिल के नहीं है। ऊपर ही हमने पढ़ा था कि अगर जो मनी बिल है, देखिए लिखा है व्हेन अ बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर ईदर ही एसेंट टू बिल और दैट ही विथहोल्ड्स द फॉर्म। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये प्रेसिडेंट जो है क्या करेगा एसेंट में, ये बताया गया है। तो ये मनी बिल के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि बिल जो है बिल्स को एसेंट किस तरह दी जाती है ये बता रहा है। ये ध्यान रखिएगा इसमें लिखा है बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, मतलब ये जो रिकंसिडरेशन वाला ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल होता है बिल रिटर्न करने का, ये तभी अवेलेबल होता है जब बिल मनी बिल ना हो। अगर जो बिल मनी बिल है उस केस में या तो प्रेसिडेंट जो है एसेंट दे सकता है बिल को, या फिर जो है जो बिल है उसको उसके साथ जो अपना एसेंट है उसको विथहोल्ड कर सकता है, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो देखिए 112th आर्टिकल है, इसमें हमको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है फर्स्ट क्लॉज 1 कह रहा है
द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर cause to be laid before the both houses of the parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for that year. In this part referred to as the annual financial statement. तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लॉज में ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो है हर फाइनेंशियल ईयर के सामने, ठीक है, हर फाइनेंशियल ईयर जब भी होगा, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में जो दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट को, ठीक है, उनको उनसे ये कहता है कि आप एक जो है हमारे पास एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे जिसमें जो है जो भी एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं और एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस साल के लिए, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसके बारे में जानकारी होगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई और चीज़ नहीं है बल्कि बजट है जो हर साल के शुरुआत में देखिए प्रेजेंट किया जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, पेपर में कई बार पूछ चुका है यूपीएससी में, तो यूपीएससी में तो चांस नहीं बनता है पूछने का, लेकिन स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बजट जो है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। तो बजट नाम का शब्द आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलेगा। जहां भी बजट की बात हो रही होगी वहां पे आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही देखने को मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुनिएगा ये बात समझ जाइएगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोविजन है ये बजट के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए वही चीज़ कह रहा है कि हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही जो है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखनी होती है, ठीक है। देखिए बजट नहीं कह के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने इसलिए सोचा है कि देखिए बजट जो है इसकी कोई एक स्पेसिफाइड मीनिंग नहीं होती है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसके एक स्पेसिफाइड मीनिंग है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसका सिंपल सा मतलब ये होता है साल भर के अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मतलब जो खर्चे हैं या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप प्रेजेंट कीजिए, वो उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बजट अगर जो आप देखें तो बजट जो है हर जो है मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है बजट का। आपको बजट को लेके आपकी सोच दूसरी हो सकती है, मेरी दूसरी हो सकती है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो हर बंदा ये बात समझ सकता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हर उस साल का जो है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है, वो हर वो चीज़ जो फाइनेंस से कंसिडर करती है वो इसके अंदर में होगी। तो बेसिकली मुझे यही लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने यही सोच के जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम रखा होगा, बजट ना रखा होगा, ठीक है। अब देखिए क्लॉज 2 क्या कह रहा है, कह रहा है द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर एम्बॉडीड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली। देखिए अब जो भी एक्सपेंडिचर हमको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने को मिलेंगे उसमें हमको कुछ चीज़ें देखें सेपरेटली देखने को मिलेंगी, और वो जो है कह रहा है सेल शो सेपरेटली, तो उसमें देखिए सेपरेटली कुछ चीज़ें दिखाई जानी चाहिए। अब वो चीज़ें कौन कौन सी है ये हमको नीचे सब क्लॉजेस में देखने को मिल जाएगा। तो सब क्लॉज ए कह रहा है the sum required to meet expenditure described by the constitution as expenditure charged upon the consolidated fund of India। मतलब वो सम या वो पैसा या फिर जो मनी है या फिर सम का तो मतलब धन होता है, हिंदी में आप समझिए धन की बात कर रहा है, तो धन तो हम ऐसे पैसे को नहीं कह सकते हैं, ठीक है। मतलब वो धन जो हमको इस लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिससे जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और देखिए वो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरह के एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाएंगे, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसको सेपरेटली डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर कह रहा है द सम रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर पर्पस टू मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और या फिर अदर जो भी सम रिक्वायर्ड है, ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर्स को जो है मेट करने के लिए, ठीक है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा, एंड सेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। और देखिए ये चीज़ जो है उसमें हमको डिस्टिंग्विशमेंट देखने को मिलनी चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट जो है, रेवेन्यू अकाउंट पे जो एक्सपेंडिचर है और जो अदर एक्सपेंडिचर है एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये डिस्टिंग्विशमेंट देखने को मिलना चाहिए। फिर देखिए थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है, थर्ड क्लॉज कह रहा है द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। तब नीचे देखिए वो एक्सपेंडिचर दिया है
जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिए, द एमॉल्वमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस। तो जो भी एमॉल्वमेंट्स हैं, मतलब जो सैलरी है, ठीक है, जो अलाउंसेस हैं है प्रेसिडेंट के, और अदर जो उनके ऑफिस पे जो खर्चे होते हैं प्रेसिडेंट ऑफिस पे, उसको देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर सब क्लॉज बी कह रहा है द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो जो भी सैलरी और अलाउंसेस है चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब राज्यसभा का, और स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का, ठीक है, ये भी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है। फिर देखिए सब क्लॉज सी क्या कह रहा है, तो सब क्लॉज सी कह रहा है डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस एंड रिडेम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द राइजिंग ऑफ लोन्स एंड सर्विसेज एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी डेट चार्जेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो लाइबल है, ठीक है, जैसे कि जिस पे इंटरेस्ट लग रहा है, या सिंकिंग फंड चार्जेस देखने को मिलते हैं हमको, या रिडेम्पशन चार्जेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर जो है, जो किसी भी तरह के जो है राइजिंग लोन्स जो लोन राइज हो रहे हैं उनके ऊपर देखने को मिल रहा है, और जो सर्विसेज और रिडेम्पशन हमको डेट का देखने को मिलता है। तो ये सब जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया था। अब देखिए सब क्लॉज डी देखने को मिलेगा हमको। तो देखिए सब क्लॉज डी के दो छोटे छोटे प्रोविजन है, तो वो देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है द सैलरी एंड अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू और इन रेस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी सैलरी है, अलाउंसेस है और पेंशन जो पेबल है, ठीक है, जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाते हैं। द पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट टू द जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट। तो जो फेडरल कोर्ट है, ठीक है, उनके जो पेंशन है, ठीक है, वो जो पेबल है, ठीक है, जजेस की जो पेंशन है फेडरल कोर्ट की, वो जो पेबल है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड देखिए, इसी का देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, डी सब क्लॉज देख रहा है, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है द पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट which exercises jurisdiction in relation to any area included in the territory of India or which at any time before the commencement of the constitution exercise jurisdiction in the relation to any area included in the governor's province of the dominion of India। तो कह रहा है देखिए, जो पेंशन पेबल है, ठीक है, जो भी जजेस हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, रिस्पेक्टिव जजेस हैं जो हाई कोर्ट के, ठीक है, उनके लिए देखिए, जो अब ये चाहे वो कहीं के भी हो, ठीक है, कोई भी मतलब टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी में अगर जो है, ठीक है, तो उनकी बात कर रहा है, ठीक है, जिनकी जुरिडिक्शन जो है इंडिया की टेरिटरी के अंदर आती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगर जो कमेंसमेंट से पहले जो है जुरिडिक्शन जो है किसी गवर्नर प्रोविंस के अंडर अगर जो रहा है, तो उनको भी इंक्लूड किया है, जो कि डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंदर में रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं के भी जो हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही चार्ज की जाती है। अब ई क्लॉज देख, सब क्लॉज ई देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द सैलरी एंड अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो सैलरी है, अलाउंस है और जो पेंशन पेबल होती है, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे ही चार्ज की जाती है। उसके बाद देखिए सब क्लॉज एफ में कह रहा है एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो कोई भी अगर जो सम रिक्वायर्ड है, मतलब पैसा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कोई भी अगर जो जजमेंट आता है, ठीक है, उस जजमेंट में, ठीक है, या फिर डिक्री है या फिर अवार्ड हमको देखने को मिलता है एनी कोर्ट से, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से, ठीक है, तो उसमें देखिए वो जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर जो कोर्ट कोई एक ऐसा फैसला देती है जिसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एग्जाम्पल में आप ये समझ लीजिए कि कोई अगर जो अपनी सैलरी की इंक्रीमेंट को लेके वो कर रहा है, ठीक है, कोर्ट पे केस वगैरह किया है, तो उसके बाद से अगर जो कोर्ट ये फैसला देती है कि नहीं आप इनको दो भाई सैलरी देनी वो इम्पोर्टेंट है, तो वो देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो है चार्ज किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब सब क्लॉज जी क्या कह रहा है, एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चार्ज
तो ऐसा कोई अदर एक्सपेंडिचर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट जो है लॉ बना के जो है डिक्लेयर किया कि चार्ज किया जाना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा, तो वो सारी चीज़ें जो है, वो सारे जो एक्सपेंडिचर जो है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाएंगे। एक बार और समझ लीजिए, जी वाले क्लॉज का मतलब ये था कि कोई भी एक्सपेंडिचर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या फिर जो पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, वो अगर जो रूल बनाती है ऐसा या फिर लॉ बनाती है कि ये इसका पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाएगा, तो वो पैसे जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो 113 है, इसमें प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स पढ़ना है, ठीक है। तो अब पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर है एस्टिमेट्स को लेके, ये हमको देखना है। तो देखिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है ये कर लेंगे और उसके बाद अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल वगैरह ये सब देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को फॉलो ज़रूर करते रहिए।